हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स क्या है और क्या ये उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि जब भी हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि वो अच्छा चल रहा है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ओवरऑल मार्केट भी देखते हैं हम लोग कई बार कि कैसा है कैसा नहीं है। तो उसी में सेक्टर्स भी एक पार्ट है उसका। कई ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ स्टॉक ही देखते हैं, बाकी चीज़ों से उनको उतना मतलब नहीं रहता है। अपना उन्हें अच्छा लगा सेटअप तो उन्होंने एंट्री ले ली, उस हिसाब से ट्रेड लिया। बट कई बार क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भी एक चीज़ होती है। अब सपोज़ कि आपने कोई स्टॉक देखा, ठीक है। अब सपोज़ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई सेक्टर देखा, जैसे एनर्जी सेक्टर का स्टॉक देखा। मान लो आपने रिलायंस देखा, ठीक है। ये एक सेक्टर का ही चार्ट मैंने खोला हुआ था, तो अभी देखते हैं। तो अब आप देखो कि यहाँ से 1 अक्टूबर से लेके अभी तक ये गिर रहा है। कितना गिरा है? लगभग 30% प्लस गिर चुका है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी का जो सेक्टर है वो डाउन है। तो इसमें क्या होगा ना कि अब मान लो आपने कोई स्टॉक लिया, अब वो स्टॉक किसी ना किसी सेक्टर का तो पार्ट हो ही सकता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस लिया आपने, एक बार रिलायंस भी देख ही लेते हैं। तो रिलायंस में एनर्जी सेक्टर का पार्ट है, और भी सेक्टर्स आते हैं बट उसका भी ये पार्ट है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप देखते हो तो ये भी आप देख रहे हो सिर्फ गिर ही रहा है। अब मान लो आपने कितना भी अच्छा सेटअप समझ के ले लिया होगा, कहीं भी ले लिया होगा, या यहाँ ले लिया होगा आपने सोच के कि चलो भाई यहाँ से, तो अब जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी कि देखो ये रहा रेजिस्टेंस जोन था, ये हो गया ब्रेकआउट, ठीक है। अब मान लो किसी ने इसको हटा देते हैं यहाँ तक का। अब अच्छा लग रहा है चार्ट, लग रहा है ना कि ब्रेकआउट हो गया है। देखो लग रहा है कि हाँ चलो यहाँ बेस बनाया, यहाँ ऊपर चला गया। अब मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती, यहाँ एंट्री ले ली होती, ये आपने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखा होता यहाँ पे, ठीक है। लगभग 4% का स्टॉप लॉस होता, और आप वेट कर रहे होते, तो क्या होता। क्योंकि देखो आप ये तो देख रहे हो ना कि हाँ चार्ट अच्छा है, ब्रेकआउट भी दे रहा है, वॉल्यूम भी है, स्ट्रेंथ भी है। देखो वॉल्यूम से अच्छे, स्ट्रेंथ भी है। बट फिर क्या हुआ, ये देखो ट्रैप करके नीचे आ गया, और यहाँ तो गैप डाउन ही हो गया। अब कई बार क्या होगा ना कि लोग थोड़ा वेट करेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ट्रैप नहीं होगा, अभी देखो यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। अब वो वेट करते करते उन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लिया ना, अब वो यहाँ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब तो फंस गए ना। अब आप उन्होंने पैसा लगाया था, मान लो जितना भी आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, अब सीधे 20 हज़ार का लॉस हो रहा है। अब कितने लोग बेच पाएंगे, कितने लोग हिम्मत करेंगे बेचने की। तो वो क्या होता है, उसमें ना आप ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हो, कि आप उसे होल्ड करके बैठ जाते हो कि चलो कोई नहीं, बड़ी कंपनी है, कभी ना कभी तो रिकवर करेगी, ऐसा लॉस थोड़ी होने वाला है मेरा। उल्टा कई लोग तो ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ऐड कर देंगे, अब कहाँ गिरेगा। फिर यहाँ ऐड कर देंगे, अब कहाँ गिरेगा, यहाँ ऐड कर देंगे, अब कहाँ गिरेगा। फिर यहाँ खुश हो जाएंगे, ऊपर आ गया, फिर यहाँ आएगा। तो ऐसे करके वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो इन्वेस्टर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका टाइम डिके हो रहा है। अब सपोज आपके पास पैसे थे, आपके पास 1 लाख रुपए थे, हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब आपने 1 लाख को 27 सितंबर को इन्वेस्ट किया मार्केट में, 27 या 26 को किया आपने। तो अभी आप वहाँ से लेके यहाँ तक बैठे हो, 162 दिन, देख रहे हो। तो वो 1 लाख रुपए का टाइम डिके हुआ ना आपका। आप क्या कर सकते थे कि कोई यहाँ से निकलते, कोई बेटर स्टॉक में चले जाते, मे बी। तो जो छोटा मोटा लॉस होता आपका, मान लो 3-4 हज़ार रुपये का लॉस होता, तो वो लेके निकल जाते। अभी तो आप 20 हज़ार के लॉस पे बैठे हुए हो ना, तो वो ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन होता। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि अच्छे सेटअप्स होते हुए भी चार्ट नहीं चल पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ओवरऑल मार्केट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सेक्टर्स का भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सेक्टर्स क्या होता है ना, वो रोटेट होते रहते हैं, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है, ऐसा होता है।
तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, आप एनर्जी का सेक्टर देखो, देख रहे हो, यहाँ अप ट्रेंड में था, यहाँ अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया, मार्कडाउन फेज में आ गया। तो ये तब से गिरा हुआ है। तो अगर आप इस सेक्टर के चार्ट्स लेते हो या शेयर्स लेते हो तो चांसेस कम है कि वो चलेंगे, ज़्यादा चलने के चांसेस नहीं है। दूसरा सेक्टर अगर आप देख लो, हाँ, अगर आपने फाइनेंस लिया होता तो फाइनेंस का देखो चार्ट, कितना अच्छा चल रहा है, देख लो आप। अभी भी इस रेंज में है, बट उतना नहीं गिरा। जैसे एनर्जी सेक्टर देख रहे हो आप, कैसा गिरा है। फाइनेंस गिरा आपका, उस तरह से नहीं गिरा ना। मतलब कुल मिला के आप इसमें आप सेफ रहते हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर कंसिडर होगा ये। तो अगर आप फाइनेंस का वो देखोगे ना, स्टॉक्स, जैसे चलो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस का स्टॉक्स देखते हैं, शायद कहीं पड़ा होगा लिस्ट में। फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ है। जो ये देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, तो इनके चार्ट्स देखो, वीकली में देख रहे हैं हम लोग, ये उतने गिर नहीं रहे हैं। जैसे ही कुछ तो ऑब्वियसली गिरेंगे ही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा सेक्टर डाउन होता है तो चार्ट ज़्यादा गिरते हैं हमेशा। तो इसमें जैसे ये देख लो आप, ये उतना नहीं गिरा, ये भी उतना नहीं गिरा है, अगर आप देख रहे हो तो। और भी सेक्टर्स और भी हैं, उतना नहीं गिर रहे हैं और यार रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में कब इन्वेस्टेड हो। अब ये देखो आप, ये अच्छा है, नहीं गिर रहा है, मार्केट गिरा हुआ है, पर आप देखो ये साइडवेज चल रहा है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग चार्ट हो गया। तो सेक्टर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें हमेशा, जब भी हम देखते हैं ना कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो बहुत चीज़ें देखना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब मान लो कि मैंने कोई भी स्टॉक ऐसे सिलेक्ट कर लिया, सपोज जैसे कौन सा स्टॉक है, मान लो मैंने अगर डब्लू वारी का था ना, मान लो ये देख लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, या चलो एस सी एल देखते हैं, क्योंकि वो आईपीओ था तो उसको छोड़ देते हैं। ये देखो, अब मान लो मैंने एस सी एल देखा, एस सी एल देखा, तो अभी देखो आप, चार्ट देख रहे हो अब इसका, कैसा गिरा है, देख रहे हो कितना हैवी वॉल्यूम है। मतलब किसी ने ज़बरदस्त बेचा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से, इतनी क्वांटिटी में। देखो आप कितने टाइम बाद ऐसी वॉल्यूम बनी है, देखो लास्ट बनी थी 2024 अप्रैल में, उसके बाद अभी, ठीक है। तो ये तो चलो डाउन ट्रेंड में था उस वक्त ऑलरेडी प्राइस, तो एग्जॉशन का भी साइन हो जाता है। और सेम चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं कि चलो यहाँ प्राइस गिर रहा है तो धीरे धीरे सेलिंग अब्सॉर्ब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स का जो साइज़ है वो छोटा हो रहा है। तो अब ना हम एक काम करते हैं, एस सी एल का चार्ट तो देख ही लिया, एक बार सेक्टर भी देखते हैं इसका कैसा है। ये देखो आप, देख रहे हो, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको तोड़ चुका है। अब जो इसका सपोर्ट लेवल है, ये है, ये रेंज है, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो एक स्पेसिफिक लाइन नहीं होती है, हमेशा रेंज होता है कि उस रेंज तक प्राइस जा सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक रेंज था, ये देखो, फिर उसे तोड़ के नीचे आया, फिर यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से एस आर फ्लिप हुआ था, ये देखो रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना, तो ये एक रेंज हो गया। तो अब देखो आपकी सेक्टर जो है डाउन है, कोई सेक्टर है जो अच्छा चल रहा है अभी। एक तो फाइनेंस का हमने देखा, मेरे ख्याल से भी मोस्टली सारे सेक्टर्स डाउन ही चल रहे हैं। एक ये है, ये जो मिड कैप है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो, तो बैंक निफ्टी भी ऐसा कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है। इसको डेली में अगर हम देखते हैं, डेली में तो गिरा है, वो उतना बुरा भी नहीं गिरा है। इसमें कितनी करेक्शन आई है, इसमें कम आई है, 10% 11% की करेक्शन आई है, जो कि नॉर्मल करेक्शन में काउंट होता है। ज़्यादा भी इसको गिरना नहीं बोलेंगे। तो अगर आप बैंक के स्टॉक्स देखोगे ना,
तो बैंक के स्टॉक्स आपको जैसे कि मान लो कोटक देखते हैं हम। ये देखो, देखो साइडवेज चल रहा है, गिरा नहीं ना। यहाँ से जब प्राइस गैप अप हुआ था तो उसने मेंटेन रखा हुआ है, रिस्पेक्ट किया उस गैप को। ये देखो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है। अगर हम इसको बड़ा सा वो करते हैं, एक सपोर्ट बनाते हैं ये, तो कहीं ना ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। पहले रेजिस्टेंस था, ये देखो यहाँ गया, फिर तोड़ने की कोशिश की, तोड़ ही नहीं पाया बेचारा। फिर नीचे आया, फिर नीचे यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया एक, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया था, यहाँ से ऊपर गया था, तो एक सपोर्ट बनाया। ये रेंज हो गया, ये सपोर्ट था, ठीक है। सपोर्ट भी ड्रॉ कर ही देता हूँ ताकि आइडिया लगे। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट बनाया। फिर देखो आप, फिर ये एक क्वार्टरली सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था। फिर उसको उसने दोबारा टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर वापस सपोर्ट से ऊपर आया। और हाँ, इसका फिर गैप अप गया और उसे मेंटेन किया। फिर ये ऐसा फ्लिप हो गया, देख रहे हो। वापस इसको तोड़ के फाइनली इसने, कब का था ये, 24 सितंबर का था। वैसे ये भी देखो तो ये भी वही है, रेजिस्टेंस ही था। कितना लंबा रेजिस्टेंस था आप देख सकते हो, तोड़ नहीं पा रहा था बेचारा, बार बार नीचे जा रहा था, बार बार नीचे जा रहा था। पिछले 2023 का था ये, उसको तोड़ के ऊपर गया। तो कहने का मतलब कि हाँ, सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अगर आप जब भी कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हो। ठीक है, अगर टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि ओवरऑल मार्केट का पार्टिसिपेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लो मार्केट गिर रहा है, आपके पास कितना भी अच्छा स्टॉक हो, तो चांसेस उसके कम होते हैं चलने के। उसमें क्या होगा ना, कि आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा खाने पड़ेंगे फ्रीक्वेंटली। तो अब आप मान लो 2,000 का भी स्टॉप लॉस ले रहे हो, 3,000 का भी ले रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। अल्टीमेटली आप कमा तो नहीं रहे, लॉस ही कर रहे हो ना। दो हज़ार रुपये का अगर आप 10 ट्रेड ले लेते हो, तो 20,000 का लॉस तो वैसे भी कर लोगे आप। तो इसलिए कहा जाता है कि पार्टिसिपेशन, अगर देख रहे हो ओवरऑल मार्केट का, या स्पेसिफिक सेक्टर स्ट्रांग है, जैसे मार्केट गिर रहा हो और कोई सेक्टर उसमें स्ट्रांग चल रहा हो, तो ठीक है, फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो सेक्टर भी चार्ट जैसा ही होता है ना, स्पेसिफिक स्टॉक्स जैसा ही होता है। अब आप कोई भी सेक्टर खोल सकते हो, जैसे आपको निफ्टी का बैंक का सेक्टर है, उसे खोलो, एक बार उसको चेक कर लो कि हाँ चलो देखते हैं कैसा है। फॉर एग्जांपल अभी देखो, डाउन ट्रेंड में ही है। वीकली में भी देखो, तो अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है, ये हो गया, बना दिया, ठीक है। ये बन गया एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। तो अगर अभी देख रहे हो, तो वॉल्यूम एकदम नील है, नेग्लिजिबल है, डोजी है वीक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, बट हाँ वॉल्यूम से इतना आइडिया लग रहा है कि इस वीक कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है। जैसे कि ये देख रहे हो आप, सेलिंग हुई है, ये देखो। ये तो चलो प्राइस को इसने पुश किया था हैवी वॉल्यूम से, ये देखो, देख रहे हो आप, सेलिंग हुई, सेलिंग हुई। उस हिसाब से अगर आप ये वाला देखो, तो सबसे छोटा वीकली कैंडल है ये, वॉल्यूम है अभी तक का। तो इसका मतलब कि इस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, क्योंकि बेच नहीं रहा ना कोई। ठीक है, देखो कोई बेच नहीं रहा है, यहाँ पे मेंटेन है। तो अगर इसका मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में आप अभी स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा है। अब आप मान लो कोई और सेक्टर देख लेते हो, जैसे कि मेरे पास सेक्टर्स की लिस्ट है। एफएमसीजी देखो, ये भी कितनी बुरी तरह से गिरा हुआ है। मेटल देखो, मेटल कब से गिर रहा है, गिर ही रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। यहाँ पे इसने बेस तो बनाया है काफ़ी टाइम के बाद, बट अभी देखना पड़ेगा। तो ये मतलब इनको हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इसमें अभी अगर हम इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो रिस्क रहेगा। जैसे पीएसयू सेक्टर देखो, एक टाइम कितना चल रहे थे, अगर आप वैसे देखोगे। ये देखो यहाँ से, देख रहे हो, 2022 का देख लो, जब यहाँ से इन्होंने ब्रेकआउट दिया था 2022 से, मानते हैं हम, वहाँ से लेके देखो। अब कोई इंडेक्स सोचो इतना बढ़ चुका है, तो स्टॉक्स आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ा होगा। तो रॉकेट बना हुआ था ये, पर अब देखो,
अब सेक्टर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो अगर आप पीएसयू में लगा भी देते, जैसे यूनियन बैंक है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा ना आपको। देखो यहाँ पे चलो 2022 का ही देख लेते हैं, सेम पीएसयू का। ये देखो 300, मतलब इंडेक्स अगर 160 गुना था तो ये 300 गुना बढ़ा, मतलब उससे भी ज़्यादा, डबल। तो यही सेक्टर का एक एडवांटेज होता है। पर अभी देखो सेक्टर डाउन है, तो ये भी डाउन है। तो अभी आप ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर भी देते हो, तो आपका मतलब ट्रेडिंग पर्पज से नहीं रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भले ही आप कर लो। क्योंकि चलो ठीक है कि इन्वेस्टमेंट का टाइम हम 5 से 10 साल लेके चलते हैं, कि 5 साल तो मिनिमम वैसे भी लेके चलते हैं। तो 5 साल में तो चलो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। पर जो ट्रेडर्स हैं जिनको रेगुलर अर्न करना है या जो रेगुलर कमाते हैं, वो इन्वेस्टर नहीं बन सकते ना। एक पोर्शन आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आप सोच के बैठ रहे हो कि आपको ट्रेडिंग करना है या ट्रेडिंग से ही सब कुछ करना है, तो आपको फ्रीक्वेंटली पैसा रोटेट करते रहना होगा। अब रोटेट आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा अगर रोटेट कर रहे हो और नेगेटिव साइड में कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपका कैपिटल कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी वजह से जब भी हम करते हैं ना, तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन देखना पड़ता है। चाहे आप निफ्टी का देख लो ओवरऑल पार्टिसिपेशंस, कि कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। फिर आप एक बार सेक्टर चेक कर लो कि सेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। कोई सेक्टर है जो भी स्ट्रांग है ऐसे मार्केट में, तो अगर कोई सेक्टर स्ट्रांग है, जैसे मान लो ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया अभी स्ट्रांग था, तो मीडिया के स्टॉक्स आप एक बार देख लो। जैसे कि लास्ट 2 वीक से मीडिया यहाँ पे है। अब जैसे कि डेली में चल के देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मीडिया ने यहाँ पे 2 दिनों से अच्छा किया, यहाँ से बेस बनाया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे मीडिया के स्टॉक्स अच्छे चले होंगे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो इसको। तो सेक्टर से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि उस जगह के स्टॉक्स कैसा काम करने वाले हैं। ठीक है। तो आप एक बार, अगर आप लोग जो सीरियस ट्रेडर्स हैं उनके लिए है ये, कि अगर आप उसी में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट में ही ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो एक तरह से, तो ट्राई करो कि आप सेक्टर्स को भी एक बार देखा करो, उन्हें भी अपने रूटीन में ऐड कर लो। ओवरऑल मार्केट के साथ साथ सेक्टर्स देखो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये सब सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। अगर सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली हम उम्मीद करेंगे कि हाँ उसके स्टॉक्स भी अच्छा चलेंगे। फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस नहीं होगा आपका फिर। जैसे होता है ना कि मान लो कोई सेक्टर गिर रहा है, कितना भी अच्छा सेटअप हो, तो सेटअप ख़राब तो हो ही सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छा सेटअप है तो कंफर्म है चलना ही चलना है। वरना लोग एसएल क्यों लेते? लोग तो फिर सीधे एंट्री करते अच्छे सेटअप में और सो जाते छोड़ के। तो ऐसा होता नहीं है ना। तो ठीक है, आप लोग एक बार सेक्टर्स एक बार खुद से सर्च करो, और अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। मैं देखता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा आपको। और प्लीज़ आप लोग अगर हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरे पर्सनल मोटिवेशन के लिए काम आएगा ये, और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।